तुम एक पार्टी में म्यूजिक सुन रहे हो और क्योंकि तुम स्पीकर के बहुत ही ज्यादा करीब खड़े हो, इसलिए तुम्हें लाउड म्यूजिक सुनाई दे रहा है और इसके कारण तुम्हारे कानों में दर्द हो गया। अब इससे बचने के लिए तुम थोड़ा स्पीकर से दूर चले गए और फिर तुम्हें सॉफ्ट म्यूजिक सुनाई देने लगी। अब ऐसा क्यों होता है? जब हम स्पीकर के पास में होते हैं तो हमें लाउड म्यूजिक, और जब हम उससे दूर चले जाते हैं तो सॉफ्ट म्यूजिक क्यों सुनाई देती है? तो देखो, ये डिपेंड करता है कि कितनी साउंड की एनर्जी तुम्हारे कानों पे पड़ रही है। जब तुम पास में होते हो तो ज्यादा साउंड की एनर्जी तुम्हारे कान पे पड़ती है, और जब तुम दूर चले जाते हो तो बहुत ही कम साउंड की एनर्जी तुम्हारे कान पे पड़ती है। अब इसको समझने में हमारी मदद करने वाला है इंटेंसिटी। तो अब इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्पीकर ले लिया है। ये स्पीकर हर एक डायरेक्शन में साउंड प्रोड्यूस कर रहा होगा, साउंड की वेव्स प्रोड्यूस कर रहा होगा, और क्योंकि ये 3D में प्रोड्यूस कर रहा है तो ये वेव्स स्फेरिकल इन शेप होने वाली है। अब इसे सिंपल करने के लिए हम क्या करते हैं कि केवल एक वेव पल्स पे फोकस करते हैं। तो थोड़े समय बाद ये एक वेव पल्स यहाँ पे कहीं पहुंच जाएगी स्पीकर से, और फिर थोड़ा समय अगर मैं और वेट करूं तो यही वेव पल्स थोड़ी सी और आगे पहुंच जाने वाली है। थोड़े समय बाद ये वेव पल्स थोड़ी और आगे पहुंच जाएगी, थोड़ी और बड़ी हो जाने वाली है ये टाइम के साथ साथ। तो यानी कि यहाँ पे ये सारी वेव पल्सेस ये एक ही पल्स है, बस ये अलग अलग टाइम में मैंने बना दिया है। थोड़े समय पहले ये यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे पहुंच गई है। अब हमें ये पता लगाना है कि अगर कोई इंसान यहाँ पे खड़ा होकर इस वेव पल्स को सुन रहा हो तो उसे जो सुनाई देगा वो बहुत ही लाउड होने वाला है, और यहाँ पे इंसान अगर खड़ा होकर सुन रहा हो तो उसे जो वेव सुनाई देने वाली, जो साउंड सुनाई देने वाली है, वो बहुत ही सॉफ्ट सुनाई देने वाली है। और ऐसा क्यों हो रहा है? तो मेरे स्पीकर ने एक साउंड वेव की पल्स को जनरेट किया। अब इस वेव पल्स की कुछ ना कुछ एनर्जी होने वाली है। अब थोड़े समय बाद ये वेव पल्स बड़ी हो गई और यहाँ तक कुछ पहुंच गई। तो देखो, इसका सरफेस एरिया ये तो बड़ा हो गया, लेकिन इसके अंदर जो एनर्जी है ये तो अभी भी सेम ही रहने वाली है। जितनी एनर्जी स्पीकर ने दी थी उतनी एनर्जी तो इस वेव पल्स की रहने वाली है हमेशा, बस इसका सरफेस एरिया ये थोड़ा बड़ा हो गया है। अब अगर थोड़ी देर में और वेट करूं तो ये वेव पल्स थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, थोड़ा और आगे तक पहुंच जाएगी। इसका एरिया अब और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे इसका एरिया कुछ और ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, लेकिन अभी भी हर जगह इसकी एनर्जी सेम ही रह रही है। यानी कि अगर मैं कैलकुलेट करूं एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे क्योंकि एरिया छोटा है तो एनर्जी पर यूनिट एरिया ये थोड़ा बड़ा होने वाला है कंपेयर टू ये वाला केस, क्योंकि यहाँ पे तो सारी सेम एनर्जी ये अब एक बड़े से एरिया में डिवाइड हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो यहाँ पे एनर्जी कुछ ज़्यादा ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट एरिया ये थोड़ा कम आने वाला है। अब देखो, तुम्हारे कान में पूरी की पूरी वेव तो जाने वाली है नहीं, बल्कि इस वेव का थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा ही जाने वाला है। मान लो ये कुछ 1 यूनिट एरिया ये तुम्हारे कानों में जा रहा है। 1 यूनिट एरिया यही तुम्हारे कान में जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम 1 यूनिट का एरिया तुम्हारे कान में जा रहा है। इस स्फेरिकल वेव का 1 यूनिट एरिया तुम्हारे कान में जा रहा है। अब देखो, यहाँ पे क्योंकि एनर्जी पर यूनिट एरिया ये ज़्यादा है कंपेयर टू इस वाले वेव के, तो यहाँ पे इस यूनिट एरिया में ज़्यादा एनर्जी होने वाली है कंपेयर टू इस यूनिट एरिया के। यानी कि इस केस में तुम्हारे पास तुम्हारे कान में ज़्यादा एनर्जी जाने वाली है कंपेयर टू इस वाले केस में, और इसलिए तुम्हें ये वाली साउंड, यहाँ पे जो साउंड है ना, ये थोड़ी सॉफ्ट सुनाई देती है कंपेयर टू ये वाली साउंड जो कि लाउड सुनाई देती है। अब देखो, रियल लाइफ में तो स्पीकर्स ये कंटिन्यूसली साउंड वेव को जनरेट करते रहते हैं, ये कंटिन्यूसली एनर्जी को निकालते रहते हैं। तो इस केस में एनर्जी की बात करने से अच्छा है कि हम बात करें एनर्जी पर यूनिट टाइम की। यानी कि पर यूनिट टाइम या फिर फॉर एग्जांपल पर सेकंड ये स्पीकर कितनी एनर्जी को निकाल रहा है। अब केवल एनर्जी का तो कोई मतलब रह नहीं जाएगा ना यहाँ पे। अब देखो, एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसे हम एक नया नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं पावर। इसके बारे में तो तुमने वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में पढ़ रखा होगा। अब देखो, जैसे जैसे हम स्पीकर से दूर जाते चले जाएंगे वैसे वैसे 1 यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी जनरेट हुई ना, वो अब एक बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होती चली जाएगी। यानी कि पावर ये दूर जाने पे बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होती चली जाएगी। तो पहले हम बात कर रहे थे एनर्जी पर यूनिट एरिया की, अब हम बात करने वाले हैं पावर पर यूनिट एरिया की। पावर पर यूनिट एरिया, और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे ये कम होता जाएगा। अब देखो, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी हो गई ना, इसकी बात हम अक्सर करने वाले हैं, इसलिए इसका भी हम एक नया नाम दे देते हैं। इसे हम कहते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, हाँ। तो जैसे जैसे हम स्पीकर से दूर जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी साउंड की ये कम होती चली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम थोड़ी दूर पे 1 यूनिट एरिया लो तो उसमें तुम्हें कम पावर मिलने वाला है। यानी कि अगर तुम 1 यूनिट एरिया लो और 1 सेकंड तक एनर्जी को कैलकुलेट करो तो अब यहाँ पे कम एनर्जी आने वाली है कंपैरिजन टू अगर यही चीज़ तुम पास में कहीं करो तो ये हो गया इंटेंसिटी। इंटेंसिटी हो जाती है I इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया।
तो असल में हम ये मेजर कर रहे हैं कि पावर कितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। जितनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगी पावर, उतनी ही लाउड साउंड हमें सुनाई देने वाली है, और जितनी कम कॉन्सेंट्रेटेड होगी पावर, उतनी ही सॉफ्ट हमें साउंड सुनाई देने वाली है। तो यानी कि असल में हम मेजर कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। अब क्या करते हैं कि मैथमेटिकली भी इसे चेक करके देख लेते हैं कि ये कैसे वेरी करता है। मान लो कि यहाँ पे ये दूरी कुछ d डिस्टेंस पे है, यहाँ सेंटर से कुछ d डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे इंटेंसिटी हो गई कुछ I, और यहाँ पे ये दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, ये मान लो कि कुछ 2D है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होने वाली है? अब देखो, मान लो कि इस स्पीकर ने कुछ P पावर भेजी, तो यानी कि इंटेंसिटी हो जाने वाली है बराबर P डिवाइड बाई एरिया के। और क्योंकि यहाँ पे वेव्स बन रही है 3D में, तो ये होने वाले हैं स्फेरिकल वेव्स, और स्फेयर का एरिया होता है 4πr² के बराबर, 4πr² के बराबर। अब देखो यहाँ पे रेडियस ये हो गया डबल। अब अगर रेडियस डबल हो गया तो ये एरिया यहाँ पे 2D आ जाएगा, 2r ये ट्वाइस बढ़ जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाने वाला है 4 टाइम्स। यानी कि अगर रेडियस डबल हो जाए तो एरिया ये 4 टाइम्स हो जाने वाला है, यानी कि मेरी इंटेंसिटी ये हो जाएगी 1/4। तो यहाँ पे इंटेंसिटी हो जाने वाली है I/4। अब वैसे ही अगर तुम्हें पता लगाना हो कि इंटेंसिटी क्या होगी 3D पे, इफ अगर मैं रेडियस को तिगुना बढ़ा कर दूं, तिगुना 3 टाइम्स, तो यहाँ पे एरिया ये हो जाने वाला है 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 टाइम्स बड़ा हो जाने वाला है एरिया। इसका मतलब कि इंटेंसिटी ये हो जाने वाली है I/9। यहाँ पे अगर 3D पे अगर हम कैलकुलेट करते तो इंटेंसिटी आती I/9। अब तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि इंटेंसिटी ये प्रोपोर्शनल आ रही है 1/r² के, 1/r² के प्रोपोर्शनल आ रही है। वैसे फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि 1/r² के प्रोपोर्शनल होती हैं, उनमें से एक चीज़ है इंटेंसिटी। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना हो गया। अब देखो, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एरिया ये r² के हिसाब से बढ़ रहा है, और इसलिए इंटेंसिटी ये 1/r² के हिसाब से घट रही है। अब देखो, यहाँ पे तो मैंने पिक्चर को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करके तुम्हें दिखाया है, लेकिन असल में रियल लाइफ की जो स्पीकर्स होती है ना, ये चारों डायरेक्शन में इक्वल पावर को नहीं सेंड करती हैं, ये स्फेरिकल वेव्स को नहीं जनरेट करती हैं। अब देखते हैं, यहाँ मैंने ले लिया है एक स्पीकर। अब अगर ये स्पीकर ये एक स्फेरिकल वेव जनरेट करे, यानी कि चारों डायरेक्शन में इक्वल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करे, तो इसका मतलब कुछ ऐसी वेव हो गई। अब इसका मतलब ये हुआ कि पीछे भी ये पावर को सेंड कर रही है। अब पीछे थोड़ा ना कोई स्पीकर के बैठता है साउंड को सुनने के लिए, जनरली हम तो स्पीकर के आगे बैठते हैं ना, तो ये साउंड, ये पावर, ये तो वेस्ट हो जाने वाली है। तो इसलिए आजकल की कंपनीज ये ऐसे स्पीकर बनाती हैं जो कि पावर को मैक्सिमाइज करे इन द फ्रंट ऑफ द स्पीकर। तो कुछ ऐसी वेव्स जनरेट होती हैं, ये ऐसी वेव्स। अब देखो, ये वेव्स भी ये 3D में है, ठीक है। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है ये एक्चुअली में एक स्फेयर का पार्ट है। तो देखो, यहाँ पे इस केस में कुछ अलग कहानी नहीं होने वाली है। अब अगर इनका मैं एरिया निकालूं तो इनका एरिया ये कुछ 4πr² तो नहीं होगा, क्योंकि 4πr² तो कंप्लीट स्फेयर का होता है। लेकिन ये क्योंकि एक स्फेयर का कुछ ना कुछ पार्ट है, तो इनका एरिया ये स्फेयर का कुछ पार्ट होने वाला है। मान लो कि 1/8 ऑफ द स्फेयर का वॉल्यूम, सॉरी सरफेस एरिया, या फिर 1/6 या फिर 1/12, कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट आने वाला है यहाँ पे। अब देखो, इस केस में भी अगर मैं इंटेंसिटी कैलकुलेट करूँ I, तो ये बराबर हो जाने वाला है पावर डिवाइड बाई एरिया के, और एरिया कुछ ना कुछ कांस्टेंट K, कुछ कांस्टेंट C मान लो, इंटू r² के बराबर है ना। तो यानी कि इस केस में भी इंटेंसिटी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाली है r² के। तो देखो, ये तो एक रीजन था जिसके कारण जैसे जैसे तुम स्पीकर से दूर जाओगे ना, वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती जाएगी, वैसे वैसे साउंड सॉफ्टर होती जाएगी, और ऐसा इसलिए क्योंकि एरिया बड़ा होते जा रहा है। अब देखो, साउंड के सॉफ्टर होने के 2 रीजन होते हैं। और दूसरा रीजन देखते हैं। तो ये हम पिछले डायग्राम में आ गए। अब देखो, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये सारी वेव्स, इन सबके पास सेम पावर होने वाला है, ऑलमोस्ट सेम पावर। तो ये थोड़ी सी गलत है, क्योंकि देखो, जैसे जैसे वेव्स आगे बढ़ती जाएंगी ना, वैसे वैसे पावर थोड़ी सी कम होती जाएगी। जो एनर्जी इन वेव्स में है ना, वो एनर्जी थोड़ी सी लॉस्ट हो जाने वाली है, और ये लॉस्ट होने वाली है इन मीडियम के पार्टिकल्स में। अब देखो, वैसे लॉस से मेरा मतलब ये है कि वेव से एनर्जी निकल जाएगी, और ये एनर्जी अब कन्वर्ट हो जाएगी इन पार्टिकल्स के, मीडियम के पार्टिकल्स की थर्मल एनर्जी में। अब देखो, जैसे जैसे ये वेव ये आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसकी एनर्जी कम हो रही है। तो इसका मतलब कि जब ये वेव यहाँ पहुंचेगी ना, तो उसकी एनर्जी तो और कम हो चुकी होगी, उसकी पावर भी कम हो चुकी होगी। इसका मतलब कि इंटेंसिटी यहाँ पे और कम होने वाली है। अब देखो, ये जो लॉस्ट एनर्जी है ना, जो कि एनर्जी लॉस हो रही है, ये मीडियम के पार्टिकल्स में जा रही है। यहाँ रास्ते में बहुत सारे पार्टिकल्स होने वाले हैं, एयर के पार्टिकल्स, और जैसे ही ये वेव ये इनसे क्रॉस करेगी, तो वैसे ही इन पार्टिकल्स के पास आ जाने वाला है एक थर्मल एनर्जी, ई थर्मल।
अब इस थर्मल एनर्जी के कारण ये पार्टिकल्स ये रैंडम डायरेक्शन में वाइब्रेट करने लगेंगे। अब देखो, जब एक वेव किसी मीडियम के थ्रू क्रॉस करती है तो पार्टिकल्स को वाइब्रेट करना पड़ता है, लेफ्ट एंड राइट, टू एंड फ्रो ऑसिलेट करना पड़ता है। मैं उस सिंक्रोनस मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जब उन पार्टिकल्स के पास एनर्जी आएगी ना, तो ये पार्टिकल्स रैंडम डायरेक्शन में वाइब्रेट करने लगेंगे, मोशन करने लगेंगे, और इसके कारण थर्मल एनर्जी बढ़ने वाली है इन पूरे पार्टिकल्स की। अब देखो, इस प्रोसेस को हम एक नया नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं एटेन्युएशन। एटेन्युएशन। जब एक वेव किसी मीडियम के थ्रू ट्रैवल करे तो उस वेव की एनर्जी कम होती जाती है और वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है उस मीडियम के पार्टिकल्स में, ये लॉस हो जाती है इस मीडियम के पार्टिकल्स में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एटेन्युएशन। अब आओ एक बार समराइज कर लेते हैं। अगर तुम स्पीकर से कहीं दूर खड़े हो तो तुम्हें एक सॉफ्ट साउंड सुनाई देने वाली है इन कंपैरिजन टू जब तुम स्पीकर के पास खड़े हो। अब ऐसा होता है दो रीजन के कारण। रीजन नंबर 1 ये है कि जैसे जैसे साउंड की वेव दूर चली जाती जाएगी वैसे वैसे उसकी सारी एनर्जी अब एक बड़े सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होती चली जाएगी। इसका मतलब कि साउंड की इंटेंसिटी अब ये कम हो जाने वाली है और तुम्हें अपने कानों पे एक कम एनर्जी रिसीव होने वाली है। अब दूसरा रीजन ये कि जैसे जैसे साउंड की वेव आगे जाएगी ना, तो वैसे वैसे उसकी एनर्जी मीडियम के पार्टिकल्स में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी एज थर्मल एनर्जी, और इस प्रोसेस को हम कह देते हैं एटेन्युएशन।